एक महिला सुबह सुबह रोते बिलखते थाने में पहुंचती है और पुलिस वालों से कंप्लेन दर्ज कराती है। पुलिस जब उस महिला को रोते बिलखते देखती है, पहले तसल्ली से बिठाती है और फिर उससे पूछताछ करती है। तो महिला रोते बिलखते पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति ने खुदकुशी कर लिया है और उसकी डेड बॉडी मेरे ही घर में पड़ा है। पुलिस मुकदमा तो दर्ज करती है, लेकिन जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मैनपुरी, और इसी मैनपुरी का एक इलाका आता है नगला किरत, और इसी नगला किरत इलाके का रहने वाला राम अवतार, पत्नी का नाम उमा देवी। राम अवतार का एक लौता बेटा गोविंदर सिंह, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल। गोविंदर की पत्नी का नाम प्रेमलता, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। गोविंदर के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम उमंग, जिसकी उम्र है लगभग 8 साल। बेटी का नाम तमन्ना, जिसकी उम्र है 5 साल। गोविंदर जो कि एक सरकारी स्कूल में चपरासी की नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे कमाता है, अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 5 दिसंबर 2015 के शाम के वक्त। गोविंदर का पूरा परिवार एक साथ ही खाना खाता है, उसके बाद सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब प्रेमलता सो करके उठती है तो अपने पति को मृत अवस्था में देखती है। प्रेमलता जैसी इस तरह की नज़ारा देखती है, वो चीख चीख करके रोने लगती है। प्रेमलता की चीख पुकार सुनकर धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से प्रेमलता खुद रोते बिलखते थाने जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति ने खुदकुशी कर लिया है। पुलिस प्रेमलता को लेकर जब उसके घर पे जाती है तो देखती है कि वाकई में गोविंदर की डेड बॉडी खाट पे पड़ी है। पुलिस जब गोविंदर की डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके शरीर पे कोई भी चोट या घाव का निशान नहीं दिखाई देता है। पुलिस जब गोविंदर के बारे में प्रेमलता से पूछताछ करती है तो प्रेमलता कहती है कि साहब, मेरे पति कुछ दिन से परेशान तो थे, पर मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार इन्होंने खुदकुशी क्यों कर लिया। पुलिस सबसे पहले गोविंदर की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जैसे ही 3 दिन के बाद गोविंदर का डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि गोविंदर ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। जैसे इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस काफ़ी सीरियस तरीके से इस केस को लेती है। पुलिस फिर से प्रेमलता को थाने में बुलाती है और गोविंदर की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। प्रेमलता कहती है कि साहब, मुझे नहीं पता कि मेरे पति की हत्या किसने किया है। पुलिस प्रेमलता से पूछताछ करती है कि क्या उस रात को तुम्हारे घर पे कोई आया था। इस पर प्रेमलता कहती है कि नहीं साहब, दरवाज़ा रात को मैंने ही बंद किया था और सुबह दरवाज़ा मैंने ही खोला था। लेकिन प्रेमलता जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, इस पर पुलिस को कहीं ना कहीं प्रेमलता के ऊपर शक चला जाता है। लेकिन शक के आधार पर पुलिस प्रेमलता को अपने कस्टडी में नहीं ले सकती थी, इसीलिए पुलिस प्रेमलता को छोड़ देती है। उसके बाद से पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले प्रेमलता के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। पुलिस जब CDR को चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे प्रेमलता पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी बबलू के नाम पर रजिस्टर्ड है। बबलू, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो आगरा के लॉयर्स कॉलोनी में रहता है। पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर फिर से प्रेमलता के घर पर जाती है और प्रेमलता को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर प्रेमलता से बबलू के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही प्रेमलता के सामने बबलू का नाम रखती है, प्रेमलता एकदम से डर जाती है और वो इधर उधर की बात करने लगती है, जिससे पुलिस वालों को अब प्रेमलता के ऊपर गहरा शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब प्रेमलता के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार प्रेमलता मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन प्रेमलता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। प्रेमलता, जिसके पिता का नाम है महेश चंद, जो मैनपुरी के भरथरा गांव का रहने वाला है। महेश चंद के टोटल 6 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 4 बेटियां। प्रेमलता सबसे बड़ी है। प्रेमलता अपने ही इलाके से B.Ed तक पढ़ाई करती है।
लेकिन प्रेमलता की जैसी ही पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद से महेश चंद अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। दरअसल महेश चंद सोचता है कि जितनी उसकी बच्ची पढ़ी लिखी है, लड़का भी उतना ही पढ़ा लिखा हो। आखिरकार महेश चंद की यह तलाश पूरी हो जाती है और उसे नगला किरतपुर का रहने वाला गोविंदर मिल जाता है। गोविंदर जो कि अपने माता पिता के इकलौता संतान ही नहीं था, बल्कि बीए तक की पढ़ाई भी कर रखा था। महेश चंद को लगता है कि आज नहीं तो कल गोविंदर को जरूर कोई नौकरी मिल ही जाएगी, इसलिए महेश चंद अपनी बेटी की शादी गोविंदर से कर देता है। प्रेमलता जब शादी करके अपने ससुराल आती है, अपने पति के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, गोविंदर के 2 बच्चे भी हो जाते हैं और फिर साल 2012 में गोविंदर को एक सरकारी स्कूल में चपरासी की नौकरी मिल जाती है। हालांकि नौकरी सरकारी होती है, इसलिए गोविंदर भी इस नौकरी से काफ़ी खुश होता है। गोविंदर अपनी नौकरी से तो खुश होता है, लेकिन इस नौकरी से गोविंदर की पत्नी प्रेमलता खुश नहीं होती है। प्रेमलता सोचती है कि वो अपने पति को समाज में किसी से कैसे परिचय कराएगी, वो लोगों से कैसे कहेगी कि मेरा पति एक चपरासी है। इसलिए प्रेमलता अब अपने पति से कहती है कि मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। गोविंदर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। एक दिन प्रेमलता जब अपने दोनों बच्चों को लेकर बस के माध्यम से अपने मायके जा रही थी, तो उसी बस में प्रेमलता की मुलाकात बबलू से होती है। फिर प्रेमलता और बबलू दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बबलू प्रेमलता से कहता है कि मैं आगरा के IMT कॉलेज से नर्सिंग का कोर्स किया है और आगरा के ही एक हॉस्पिटल में नौकरी भी करता हूँ। बबलू जैसी इस तरह की बातें प्रेमलता से कहता है, तो प्रेमलता कहती है कि मैंने भी B.Ed तक की अपनी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। इस पर बबलू प्रेमलता को सुझाव देता है कि अगर तुमने भी IMT कॉलेज से नर्सिंग का कोर्स कर लिया तो तुम्हें भी बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाएगी। बबलू का ये सुझाव कहीं ना कहीं प्रेमलता को पसंद आ जाती है। उसके बाद से प्रेमलता जब अपने पति के घर आती है, बबलू की सारी बातें अपने पति से कहती है। प्रेमलता कहती है कि मैं भी आगरा के IMT कॉलेज से GNM का कोर्स करना चाहती हूँ। जैसे इस तरह की बातें अपने पति से कहती है, तो गोविंदर को भी लगता है कि अब उसके बच्चे लगभग समझदार हो चुके हैं, इसलिए प्रेमलता को स्टडी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। गोविंदर अपनी पत्नी को इजाज़त दे देता है। उसके बाद से प्रेमलता बबलू के माध्यम से ही आगरा के IMT कॉलेज में GNM का कोर्स ले लेती है और फिर आगरा के हिलायर्स कॉलोनी में एक किराए का कमरा लेकर वहीं से स्टडी करने लगती है। प्रेमलता जब किराए के कमरे में रहने लगती है, अक्सर बबलू भी उससे मुलाकात करने के लिए जाता है। लेकिन बार बार प्रेमलता और बबलू की जब मुलाकात होती है, तो दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग ही नहीं शुरू होता है, बल्कि एक दिन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। एक बार जब दोनों के बीच में अवैध संबंध बनता है, उसके बाद से प्रेमलता बबलू के प्यार में इस कदर से अंधी हो जाती है कि वो अपने पति को ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भूलने लगती है। इधर बबलू का भी सेम वही हालत होता है। बबलू प्रेमलता से बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है। इसलिए बबलू एक दिन प्रेमलता से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी का प्रपोजल जैसे ही प्रेमलता के सामने रखता है, इसमें प्रेमलता बबलू से कहती है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति को रहते हुए ये शादी इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रेमलता जैसी इस तरह की बातें बबलू से कहती है, तो बबलू प्रेमलता से कहता है कि अगर तुम्हारा पति हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है तो मैं उसे इस दुनिया से ही हटा देता हूँ। लेकिन बबलू जैसी इस तरह की बातें प्रेमलता से कहता है, ये सुनकर प्रेमलता एकदम से डर जाती है। कहती है कि गलती से भी इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना, वरना हम दोनों बुरी तरीके से फंस जाएंगे। बबलू और प्रेमलता के बीच में अभी प्रेम प्रसंग चल ही रहा था कि एक दिन गोविंदर अपने दोनों बच्चों को लेकर आगरा अपने पत्नी के पास पहुंच जाता है और फिर कुछ दिन अपने पत्नी के साथ ही रहता है। लेकिन गोविंदर जब अपने पत्नी के साथ कुछ दिन तक रहता है, गोविंदर को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के ऊपर शक चला जाता है और फिर बबलू को ही लेकर गोविंदर और प्रेमलता के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, गोविंदर गुस्से में आकर अपने बच्चों को वहीं पे छोड़ देता है और वापस अपने घर चला आता है। गोविंदर घर तो पहुंच जाता है, लेकिन इस बात से प्रेमलता एकदम से डर जाती है। प्रेमलता को डर सताने लगता है कि कहीं गोविंदर जाकर बबलू के बारे में सबको सच्चाई ना बता दे। इसलिए अब प्रेमलता फिर से जाकर बबलू से मुलाकात करती है और कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों एक साथ रहें तो तुम जल्दी से कोई फैसला लो। बबलू कहता है कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर प्रेमलता कहती है कि अब वो वक्त आ गया है कि तुम मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो। बबलू भी प्रेमलता के प्यार में इस कदर से अंधा हो जाता है कि प्रेमलता के काम करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है।
प्रेमलता बबलू को समझाती है कि मेरे पति को इस दुनिया से कब हटाना है, यह सारी प्लान मैं तय करूंगी। और फिर प्रेमलता अपने पति को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाती है। इसी षड्यंत्र के तहत 30 नवंबर 2015 को प्रेमलता अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पति के पास पहुंच जाती है। जैसे ही प्रेमलता अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पति के पास जाती है, उन्हें देख करके गोविंदर अपने पत्नी से कहता है कि तुम एक बार अगर फ़ोन कर दी होती तो मैं अपने बच्चों को लेने के लिए वहीं पे आ जाता, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस पर प्रेमलता अपने पति से कहती है कि मैं अपने बच्चों को पहुंचाने ही नहीं आई हूं, बल्कि मुझे आपकी बहुत काफ़ी याद आ रही थी। दरअसल मैं आपसे ही मिलने के लिए आई हूं। प्रेमलता जैसे इस तरह की मीठी मीठी बातें गोविंदर से कहती है तो गोविंदर को भी अपनी गलती पे एहसास होने लगता है। गोविंदर को लगता है कि शायद उसे अपनी पत्नी को लेकर कोई गलतफहमी हो गया था। गोविंदर फिर से पहले के जैसे ही अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है, लेकिन शायद गोविंदर को यह एहसास नहीं हुआ था कि अब उसकी ज़िंदगी बस कुछ ही दिन का है। इधर 4 दिसंबर 2015 को बबलू मैनपुरी में पहुंच जाता है। लेकिन बबलू जब मैनपुरी में जाता है तो अपने साथ में अपने 2 दोस्तों को भी ले लेता है, जिसमें से एक का नाम है विनयकांत, दूसरे का नाम है सुरेंद्र। 4 दिसंबर 2015 को जब मैनपुरी में पहुंचता है, प्रेमलता के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि हम तीनों मैनपुरी में पहुंच चुके हैं। अगले दिन 5 दिसंबर 2015 को प्रेमलता अपने षड्यंत्र के तहत जब पूरा उसका परिवार खाना खाता है, प्रेमलता अपने पति के खाने में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे खाने के बाद गोविंदर जब अपने बेड पर सोने के लिए जाता है, बहुत जल्द ही गहरी नींद में सो जाता है। उसके बाद से आधी रात को प्रेमलता बबलू के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि अपने दोस्तों के साथ मेरे घर पे आ जाओ। इधर बबलू भी अपने दोनों दोस्तों को लेकर प्रेमलता के घर पे पहुंच जाता है। उसके बाद से प्रेमलता तीनों को लेकर अपने पति के कमरे में जाती है। उस वक्त गोविंदर काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था। सोते वक्त ही बबलू गोविंदर की गला दबाने लगता है, लेकिन गोविंदर की आँख खुल जाती है और फिर चारों से लड़ने झगड़ने लगता है, जिसकी वजह से हल्की सी शोर शराबा होने लगता है। जब शोर शराबा होता है, आखिरकार ये आवाज़ बगल के कमरे में सो रहे उसके बड़े बेटे उमंग के कानों में जाती है। उमंग जैसे ही शोर शराबा सुनता है, अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने पिता के कमरे में जाता है तो देखता है कि कमरे में 4 लोग मौजूद हैं और उसके पिता की मृत अवस्था में डेड बॉडी पड़ा है। जब ये चारों अपने सामने उमंग को देखते हैं, उसे देखकर इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बबलू प्रेमलता से कहता है कि अब हमें उमंग को भी ख़त्म करना पड़ेगा, वरना हम सारे पकड़े जाएंगे। लेकिन बबलू जैसी इस तरह की बातें प्रेमलता से कहता है तो प्रेमलता बबलू को डांटते हुए कहती है कि कोई भी मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा, तुम सब के सब यहाँ से चले जाओ। मुझे क्या करना है और कैसे करना है मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगी। उसके बाद से बबलू अपने दोनों दोस्तों के साथ उसी रात को ही घर से बाहर निकल जाता है और फिर प्रेमलता अपने बेटे को कमरे में ले जाती है। उसे डराते धमकाते हुए कहती है कि तुमने जो कुछ भी देखा है किसी को कुछ मत बताना, और अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। उमंग अपनी माँ की बातों से इस कदर से डर जाता है कि डर के मारे किसी से कोई चीज़ नहीं बताता है। लेकिन अगली सुबह जब प्रेमलता उठती है, अपने षड्यंत्र के तहत ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो लोगों से रोते हुए कहती है कि मेरे पति ने खुदकुशी कर लिया है। और उसके बाद प्रेमलता खुद रोते बिलखते थाने में जाती है और पुलिस वालों से भी कहती है कि साहब मेरे पति ने खुदकुशी कर लिया है। वाकई में प्रेमलता जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस प्रेमलता के ही तहरीर पे उसके प्रेमी बबलू और बबलू के दोनों दोस्त, इन तीनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।